Okay, this is your doubt session. So, पहले तो मेरे को बताओ which chapter is going on and which chapter has been completed. कौन से चैप्टर के डाउट्स पूछने हैं? पीरियोडिक, ओके. ओके, सो डाउट्स किसका है, कौन से चैप्टर का है? क्योंकि सीक्वेंस में चलेंगे, फिर ये रैंडम कोई कहीं से पूछेगा तो गड़बड़ हो जाएगी ना. सो दिस इज अ डाउट सेशन दक्ष, ठीक है. तो आई एम गोइंग टू सॉल्व योर डाउट्स ओनली, ठीक है. आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू एनीथिंग. ओके, चलो ठीक है. तो पीरियोडिक में मॉड्यूल से क्वेश्चन पूछना है. स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम एफबी ऑब्जेक्टिव, है ना. चलो ओके, सो स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम द मॉड्यूल. एफबी ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट करते हैं ना. ओके, कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी जस्ट स्टार्ट ही हुआ है. ठीक है, जो भी है लेट्स सी दैट. वो कवर कर लेते हैं, फिर बाकी कुछ भी डाउट्स रहेगा तो विल सी दैट, है ना. कुछ लोग आगे का भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं. ओके, सो लेट्स सी दैट. ओके, जो भी डाउट्स तुम पूछोगे, यू शुड पोस्ट इट टू द होस्ट, है ना. होस्ट से मैं बोल रहा हूँ, बट यू हैव टू पोस्ट इट ऑन द होस्ट, क्योंकि दो जगह फिर देखना कंफ्यूजन हो जाएगा. सो होस्ट वाले पे ही यू हैव टू रिप्लाई. ओके, चलो जी, एफबी ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट करते हैं. क्या क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर लिख लेंगे. ओके, एक तो 5 दिखा, देन एक 4 भी दिखा, किसी ने 4 भी पूछा है. उसके बाद 44 किसी ने पूछा है. पोस्ट योर डाउट्स ऑन होस्ट, नॉट को होस्ट, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 10. ओके, देन 45, फिफ्थ लिख दिया है मैंने ऑलरेडी. 6, 14, 20, 10. 6 भी चाहिए, 14, 20, 10 तो लिख दिया ऑलरेडी. 12 चाहिए, 12.
53 9। देखो यहाँ पर एक्चुअली क्या है कि दो बैचेस मुझे दिख रहे हैं, एक साथ डाउट्स दिए गए हैं, तो कुछ लोगों के का आगे बढ़ गया होगा, कुछ लोगों का शायद नहीं बढ़ा होगा, इसलिए कुछ लोग अप टू 25 पूछ रहे हैं, कुछ लोग आगे से भी पूछ रहे हैं, तो लेट्स सी दैट। अगर नहीं पूछा गया हो तो जस्ट यूल से कि नहीं बताया ना, नॉट अ प्रॉब्लम। 53 भी पूछा है किसी ने और 9 भी पूछा है, 7 भी पूछ लिया है, 7 23 53 14 20 ऑलरेडी मैंने लिख दिया है, 13 भी पूछ दिया एंड 22 भी, तो कुछ तो बचेगा। 22 भी पूछ दिया है। सिक्सटीन 22 16 एक आया है। अच्छा, बैच कंबाइन हो चुका है ऑलरेडी ना, फिर क्यों आगे का पूछ रहे हो भाई? अगर 25 तक ही दिया है तो फिर 25 तक करते हैं ना, आगे जब पढ़ाया जाएगा तो फिर आगे देखेंगे ना। चलो फिर ठीक है, इतने ही क्वेश्चन करते हैं अभी के लिए। आफ्टर 25 छोड़ देता हूँ है ना, वो जब पढ़ाया जाएगा तो फिर कर लोगे। अप टू 25 में इतना कर लेते हैं। दिव्या पहले हम लोग ये कर लेते हैं पीरियोडिक वाला, फिर उसके बाद इफ यू गेट टाइम ना देन हम लोग उधर भी जाए। ओके चलो। देखो सर ने जो डीपीपी वगैरह दिया है ना, दैट यू हैव टू आस्क टू सर ओनली। उन्होंने कौन सा डीपीपी दिया है दैट आई डोंट नो है ना। कौन से सर पढ़ा रहे हैं, हु इज टीचिंग यू? ओके जी, यस यस, ठीक है। तो ये डीपीपी वगैरह जो वो दे रहे हैं, ही डिस्कस दैट पार्ट। ओके चलो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे मॉड्यूल वाला। चलो देखें एक एक करके मॉड्यूल में क्या क्या है। हाँ ओके चलो, फोर्थ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं।
तीन टाइप के रेडियस दिए गए हैं, तुमको बताया गया होगा ना कि वॉन्डर वॉल सबसे बड़ा होता है फॉर अ गिवन एटम. वॉन्डर वॉल इज more than covalent, sorry, more than metallic, and then metallic is more than covalent, है ना. ये तो थ्योरी में ही बताया होगा, है ना. जब हम लोग वॉन्डर वॉल लेते हैं तो वी टेक दैट एज दिस वन, मेटालिक लेते हैं तो वी टेक दैट एज दिस वन, एंड जब कोवेलेंट लेते हैं तो वी टेक दैट एज दिस वन, है ना. सो दैट्स व्हाई सबसे पहले वॉन्डर वॉल आएगा. डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रहा है. ओके, दीज वैल्यूज 102, 109 एंड 100. So their teacher explained that measurement were correct by saying that recorded value of A, B and C. तो 102 is बीच वाला, है ना. 109 is highest. तो B को उन्होंने वॉन्डर वॉल बताया होगा. ठीक है. A को उन्होंने क्रिस्टल का मतलब मेटालिक है. ठीक है. A को मेटालिक बताया और सबसे कम, सॉरी हाँ, सबसे कम 100 जो है वो कोवेलेंट को बताया होगा. तो A इज द राइट आंसर, है ना. चलो दूसरा. As per Mendeleev's table, which main group element have a different number of almost electron than their group number, है ना. नोबल गैसेस को देखो, स्टार्ट में 0 ग्रुप बोला गया था, बाद में वो 18th ग्रुप बोला गया, है ना. सो दैट्स व्हाई बी विल बी द आंसर. तो 0 ग्रुप जब बोला गया तो उसके पास आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं ना, नॉट 0. तो 0 ग्रुप बोला गया था मेंडलीव में, बाद में वो 18th ग्रुप बोला गया था. इट इज डिफरेंट. आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कौन से होते हैं? अभी के लिए स्टार्ट में हम लोग बोलते हैं कि दोज हु आर हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बट बाद में तुम पढ़ोगे देयर कॉन्फ़िगरेशन शुड आल्सो बी सेम. लेकिन मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन अभी तुमने पढ़ा नहीं है. यू विल जस्ट फाइंड आउट कि विच वन इज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना. तो इसके पास देखो 14 है, इसके पास 15 है, नहीं हो सकता. इसके पास देखो 7 + 7 14 है और इसके पास भी 14 है, 6 + 8, तो ये होगा. यहाँ देखो ये 16 इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास 14 इलेक्ट्रॉन्स है, ये नहीं होगा. रियल ये मेंडलीव टेबल की बात कर रहे हैं. मेंडलीव के टाइम पे इट वाज 7th ग्रुप, हेलोजन्स वेर 7th ग्रुप. ठीक है. तो उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स थे. मॉडर्न में इट इज 17th ग्रुप, है ना. तो इन्होंने मेंडलीव का चर्चा किया है ना. मेंडलीव टेबल में हेलोजन्स वेयर इन द 7th ग्रुप. 7A 7B ऐसा, 1A 1B ऐसा दिखाया था ना मेंडलीव टेबल में. इज इट ओके प्रियल? चलो ना, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट. अच्छा, ये वाला जो हम लोग कर रहे थे 6 + 18 16 22 हो जाएगा, और ये तो 14 ही है, तो ये भी नहीं होगा. सो ओनली ऑप्शन इज बी ऑप्शन. इज इट ओके? ये 7 तो होना चाहिए था. ये तो पीरियोडिक टेबल देख के भी पता कर लोगे. पहले पीरियड में 2 है, फिर 8 है, फिर 8 है, फिर 18 है, फिर 18 है, फिर 32 है, फिर 32 है ना. ऐसा है. तो फोर्थ पीरियड में देर आर 18 एलिमेंट्स. चलो 7th के बाद 10th पे आ जाते हैं. 10th एंड क्या है, 10th 12th 13th. हाँ जी तनिष, 7th ग्रुप कहा गया था. 7A 7B कहा जाता था इनिशियली, बाद में उसको ग्रुप 17 कर दिया गया. 1 से 18 तक नाम रख दिया गया, है ना. मेंडलीव टेबल देखना एक बार, उसमें ये 18 तक ग्रुप नहीं थी. वो 1A 1B, 2A 2B, 3A 3B ऐसे ग्रुप्स थे, है ना. चलो 9th और 10th चाहिए. देखिए 9th और 10th में क्या है. हम्म, चलो जी. 9th में पूछ रहा है विच वन इज हैविंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ. लॉ ऑफ ट्राइड बता दूंगा, एंड बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. 3 एलिमेंट्स में से 2 का एवरेज निकालो और तीसरे का अगर एटॉमिक मास आ जाए तो उनको ट्राइड बोला गया है ना. देयर वर फ्यू पेयर्स. ये तुम अगर मॉड्यूल में भी जाके देखोगे
तो ऐसे ग्रुप्स बना के रखे गए होंगे ट्राइड्स के, जिसमें 3 एलिमेंट होंगे, 3 में से 2 का एवरेज अगर निकालोगे एटॉमिक मास का, तो तीसरे का ऑलमोस्ट मिल जाएगा, ठीक है। चलो, सो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की बात कर लेते हैं, मैक्सिमम पूछ रहा है। तो Mg2+ में देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, है ना। Mg इज सेकेंड ग्रुप का मेंबर है, इसमें 0 आ जाएगा ना। इसका कॉन्फ़िगरेशन जो होता है दैट विल बी आर्गन के बाद 4s2, टाइटेनियम का मैं बता रहा हूं, 3d2 होता था, उसमें से अगर टाइटेनियम 3+ बनाओगे, टाइटेनियम इज आर्गन एंड देन 4s2 3d2, है ना। नाउ टाइटेनियम 3+ बनाने का मतलब है 4s के 2 जाएंगे और एक यहां से जाएगा, है ना। तो आर्गन, क्योंकि निकालते हमेशा आउटर मोस्ट से, सो दैट्स व्हाई इट विल हैव 3d1। तो इसके पास 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो इसका 1 रख लेते हैं। V3+, ठीक टाइटेनियम के ठीक बाद आता है, तो इसके पास 3d2 रहेगा एंड देन इट विल हैव 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, है ना। एंड Fe2+ देखोगे, Fe2+ विल हैव कॉन्फ़िगरेशन 3d6 रह जाएगा, so that's why it will have 4 unpaired electron. That's why Fe2+ will have maximum number of unpaired electrons. Clear है? Sc3+ का कॉन्फ़िगरेशन आर्गन के बराबर हो जाएगा। Fe2+ का भी देखा है, आर्गन 3d6, Mn7+ आर्गन के बराबर हो जाएगा, Ti4+ आर्गन के बराबर हो जाएगा। The only species which is having unpaired electron, it is having 4 unpaired electron. So अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाता है तो हम लोग बोलते हैं कि वो पैरामैग्नेटिक होता है, ठीक है। पैरामैग्नेटिक का मतलब है, 2 तरीके से डिफाइन करते हैं। पैरामैग्नेटिक आर दो सब्सटेंसेज इन विच यू गेट 1 और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकॉज ऑफ दैट दे विल बी अट्रैक्टेड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। 2 पॉइंट अभी के लिए तुमको सिर्फ 2 पॉइंट याद रखना है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतनी ज्यादा पैरामैग्नेटिज्म, एंड दूसरा, ऐसा होने से दे विल बी अट्रैक्टेड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ओके, सीमांता ने पूछा, फिर से बोल रहा हूं मैं, पैरामैग्नेटिक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए एंड दे आर अट्रैक्टेड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, सिंपल। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए 1 और मोर एंड they will be attracted by external magnetic field. Clear now? Diamagnetic, they will not have any unpaired electron and they will be repelled by external magnetic field. ठीक है। चलो, सीमांता ने जो पूछा है वो 9th में पूछा है। यहाँ देखो, कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद ही तुम डिसाइड कर सकते हो। लाइक मैंने बोला 3d6, देन यू हैव टू आइडेंटिफाई कि 3d6 में हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो 6 नहीं होंगे इसमें, देयर आर 5 ऑर्बिटल्स। So you will start doing 1, 2, 3, 4, 5 and then 6, और वहां से पता चला कि it is having 4 unpaired electron, है ना। तो ये 4 आया है वही अप स्पिन डाउन स्पिन अलॉट करने के बाद ही, है ना। चलो, ये 9th और 10th हो गया। नेक्स्ट वन इज 12th एंड 14th। 12th अभी जस्ट मैंने बताया था आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स का, है ना। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक वाला कंसेप्ट अगर क्लियर है तो यू कैन फाइंड आउट कि the one which is having equal number of electrons in all those given species will be isoelectronics, है ना। इसमें देखो, अगर मैं इसमें चला जाऊं, जैसे मेरे C दिख रहा है, इसमें देखो 18 है, इसमें 14 है, इसमें 14 है और इसमें भी 14 है। ये नहीं होगा, है ना, क्योंकि इसमें सबके सब नहीं है, इसमें 18 है।
वैसे ही देखो ये 15 है, ये 14 है, ये भी 14 है और ये भी 14, फिर से ये नहीं होगा। इसमें देखो ये 14 है, ये भी 14 है, ये भी 14 है और ये भी 14 है, तो ये हो जाएगा। इसमें ये देखो ये 15 वाला हो गया, बाकी सब ये देखो 17 हो गया, ये 14 हो गया और ये 14 हो गया, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि अलग अलग आ रहे हैं। तो बी इज द आंसर। ठीक है, चलो 14 में आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में। When they are giving you the value, you are not expected to remember these values, but you need to know the order, है ना। तो अब देखो अगेन दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना। सो N3 माइनस है, O2 माइनस है एंड F माइनस, ये सब के सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स है। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स में जैसे जैसे हम लोग राइट वर्ड जाएंगे वैसे वैसे साइज कम होता चला जाएगा ना, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन्स सेम है बट प्रोटॉन्स कम हो रहे हैं ना, प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं तो साइज छोटा होता चला जाएगा। ठीक है, सो दैट्स व्हाई साइज का ऑर्डर विल बी दिस वन। तो N3 माइनस का हाईएस्ट देना चाहिए, उसके बाद O माइनस का और उसके बाद F माइनस का, तो सी ऑप्शन। अनायंस का कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए इफ इट इज मोनोएटॉमिक अनायन यू हैव टू जस्ट सी द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जैसे अगर किसी ने कहा F माइनस का बताओ, F माइनस के पास इफ यू सी टोटल इलेक्ट्रॉन 10 हो गया ना, तो 10 इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए वट एवर यू डू, लाइक नियॉन का जो लिखते हो वही हो जाएगा, इट विल हैव सेम कॉन्फ़िगरेशन एज नियॉन, है ना। क्लियर है चित्राक्ष? चलो, हाँ कैटायन में क्या करते हैं, यू हैव टू राइट द न्यूट्रल एटम का कॉन्फ़िगरेशन एंड देन यू नीड टू रिमूव अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल। आयनिक रेडियस के कैलकुलेशन का कोई फॉर्मूला नहीं है शान, कंपेयर कर सकते हो, बाकी वैल्यूज रिपोर्टेड होते हैं वो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे। क्लियर नहीं शान? चलो अभी 14 के बाद 16, 20, 22, 16 पे आते हैं। अगेन 16 में वही कंपैरिजन है। चलो जी इधर से चलते हैं। पहली बात, कैटायनिक चार्ज अगर कम हो तो साइज ज्यादा होगा, है ना। इज इट ओके? 14 में मैंने बताया ना, आइसो इलेक्ट्रॉनिक में जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है साइज कम होता है। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। ओके, और उसका लॉजिक क्या है, देखो इलेक्ट्रॉन सेम है, सेंटर में प्रोटॉन अगर बढ़ेगा तो साइज कम होगा ना, क्योंकि अट्रैक्शन बढ़ेगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की, है ना। क्लियर तनिष? चलो नौ अब आ जाते हैं 16 हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो 16 में जैसे मैंने बताया लास्ट वाले में कैटायनिक चार्ज अगर बढ़ेगा तो साइज कम होगा, वो ऑलरेडी दिख रहा है हम लोगों को, है ना। सो ये राइट है। के प्लस सी एल माइनस में जैसा मैंने बताया था कि जैसे ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, सी एल माइनस एंड के प्लस दोनों का कॉन्फ़िगरेशन आर्गन जैसा होगा, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक में जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है उसका साइज कम होता है, तो दिस इज रॉन्ग। ठीक है, ये बी में याद रखना दोनों आइसोटोप है ना,
35 37 दोनों लिखा हुआ है, दोनों Cl ही। तो heavier isotopes are smaller in size, ये याद रखना। heavier isotopes are smaller in size, ठीक है। तो Cl35 का साइज Cl37 से ज्यादा होगा। सिमिलरली Cl35 का अनायन जो होगा उसका साइज भी Cl37 वाले माइनस से ज्यादा होगा, ठीक है। ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग है ना। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, हैवियर आइसोटोप्स आर स्मॉलर इन साइज, ठीक है। अच्छा, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक वाला पूछ रहा हो, दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है और एटॉमिक नंबर स्केप का ज्यादा है ना, सो दैट्स व्हाई इट विल बी स्मॉलर इन साइज। अभी जस्ट पीछे बताया था ना, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स में एटॉमिक नंबर जिसका ज्यादा उसका रेडियस कम, ठीक है। इज इट ओके नाइन? एटॉमिक नंबर सेम कैसे होगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक का? इलेक्ट्रॉन सेम होने का मतलब एटॉमिक नंबर सेम नहीं होता है। एटॉमिक नंबर इज डिसाइडेड बाय द न्यूक्लियस, है ना। अच्छा, तुम बी पूछ रहे हो या सी ऑप्शन पूछ रहे हो? बी ऑप्शन, ओके। बी ऑप्शन में दे आर आइसोटोप्स, तो आइसोटोप्स होने के कारण क्या है ना, एटॉमिक नंबर इज सेम, यस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेम, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर डिफरेंट, है ना। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होने की वजह से ना न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन का लेवल होता है ना, दैट इज डिफरेंट, ठीक है। नहीं तो साइज में बहुत स्मॉल डिफरेंस आएगा, बट यस देयर विल बी सम डिफरेंस, ठीक है। तो जो तुमने फैक्टर्स पढ़े उसके हिसाब से नहीं आएगा, बट देयर विल बी सम डिफरेंस, ठीक है। डी में क्या है, डी में कैटायनिक चार्ज जितना ज्यादा रहेगा उतना कम साइज होगा, है ना। इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकाल दिए तो साइज छोटा हो गया ना। क्लियर ना ध्रुव? चलो, लास्ट वाला ये आते हैं, Ti4+ Mn7+, अगेन आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक में हम लोगों ने देखा एटॉमिक नंबर ज्यादा तो साइज कम होना चाहिए, तो दैट्स रॉन्ग ऑल्सो। अभी जस्ट पता है ना, सो हम जितने भी हैवियर आइसोटोप होंगे फॉर अ गिवन एटम, दे आर फाउंड टू बी स्मॉलर इन साइज। अब इसकी जो बेसिक डिटेल्ड थ्योरी है ना, वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, आउट ऑफ सिलेबस है हमारी। तो तुमको सिर्फ ये रिजल्ट याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये रिजल्ट याद रखो। हैवियर का मतलब जिसका एटॉमिक मास ज्यादा होगा, तो 37 का एटॉमिक मास ज्यादा है ना। तो 37 इज हैवियर, सो इट विल बी स्मॉलर इन साइज। चलो 16 के बाद आते हैं 2022। ट्वेंटी देखते हैं। 20 में पूछ रहा है, करेक्ट पूछ रहा है कौन सा होगा। एंड उन्होंने कहीं पे Na और Cl को कंपेयर किया है, Na+ एंड Cl माइनस को कंपेयर किया है, Cl एंड Cl माइनस को कंपेयर किया है, एंड Na एंड Na+ को कंपेयर किया है। तो ऑब्वियसली लास्ट ऑप्शन से चलते हैं। Na का रेडियस जो होगा वो ज्यादा होना चाहिए Na+ से, है ना, रेडियस वाइज, क्योंकि कैटायन का साइज एटॉमिक एटम से छोटा होगा रिलेटिव एटम से, है ना। तो इन्होंने देखो इसका साइज कम दिया, इसका साइज ज्यादा दे दिया, तो दिस इज रॉन्ग। अनायन का साइज नॉर्मल एटम से, न्यूट्रल एटम से ज्यादा होता है, वो चीज भी इन्होंने उल्टा कर दिया, तो ये भी रॉन्ग हो गया, ठीक है। तीसरा, Cl का साइज इतना दिया हुआ है 0.99 एंड सोडियम का साइज इतना दिया हुआ है
तो इफ यू सी पीरियोडिक टेबल में सीक्वेंस, और हम लोग जानते हैं कि लेफ्ट जाने पर साइज बढ़ता है ना। तो नंबर्स में नहीं हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है ना। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट नंबर्स, नंबर्स उन्होंने सिर्फ इंडिकेटिव दिए हैं, वी नीड टू सी द ऑर्डर, बस ऑर्डर ही देखना है, नंबर्स यू कैन नॉट डिसाइड, ठीक है, रट्टा तो मारना ही, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये लॉजिकल है कि Na का साइज ज्यादा होना चाहिए Cl से, अभी तक लॉजिकल, बाकी देख लेते हैं, नंबर्स का पता नहीं, लेकिन लॉजिकल है कि सोडियम का साइज ज्यादा होगा, क्लोरीन का कम होगा। और लास्ट फर्स्ट ऑप्शन में बोल रहा है Na प्लस का साइज ज्यादा है, Cl माइनस का साइज कम है। ये गलत होगा, क्योंकि कोई भी कैटायन जो है ना वो अनायन से छोटा साइज का होगा, अदर देन F माइनस कुछ कुछ कैटायन से छोटा होता है, अदर देन बाकी सारे अनायन जो होते हैं ना वो कैटायन से भरे होते हैं, ठीक है। सो दैट्स व्हाई बी इज द लॉजिकल ऑप्शन। ओके, तो इसमें कोई नंबर रट्टा नहीं मारना है, हर बार लॉजिकल डेरिवेशन लाना है। कहीं कहीं ऐसा रहेगा जीके टाइप का आ जाएगा, वो आईआईटी पूछता नहीं है, ठीक है। तो अदरवाइज इट विल बी अ लॉजिकल क्वेश्चन, यू हैव टू जस्ट आइडेंटिफाई द ऑर्डर, ठीक है। ऑप्शन ए में देखो क्या दिया है ना, Na प्लस एंड Cl माइनस का कंपैरिजन दिया है। तो दो तरीके से देख सकते हैं, एक तो ये देख सकते हैं कि Na plus is having configuration of neon, है ना, ओके, एंड Cl माइनस इज हैविंग कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आर्गन। पहली बात तो यहीं से पता चल रहा है कि इसका साइज ज्यादा होना चाहिए। वैसे भी जितने कैटायंस हैं उन सब का साइज अनायन से छोटा होता है, एक्सेप्ट F माइनस इज हैविंग स्मॉलर साइज देन फ्यू कैटायंस। जो CS प्लस ऐसा हो गया वो बहुत बड़ा कैटायन हो जाएगा, तो फिर उससे थोड़ा छोटा हो सकता है, बट अदरवाइज जनरली all cations are smaller than anions. Okay. Is it okay? 20 clear है ना? चलो 22 पूछा है। 22 तो सिंपल है, अगेन अनानिक साइज ग्रेटर देन न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल एटम का साइज ग्रेटर देन कैटायन, ये तो आना चाहिए ना। फॉर अ गिवन एटम x माइनस विल बी ग्रेटर देन x एंड x विल बी ग्रेटर देन x प्लस, यही तो किया है अभी कई बार, ये चीज हम लोगों को मिल रहा है सी ऑप्शन में। ओके, 22 के बाद क्या पूछा था, 23 एंड 25। अब इसमें देखो, पहली बात यह है कि सोडियम विल हैव ग्रेटर द साइज देन Mg, है ना, क्योंकि अगर पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो सोडियम लेफ्ट है, Mg राइट है ना, तो सोडियम का साइज Mg से ज्यादा होगा। सिमिलरली Na plus and Mg2 plus are isoelectronic, so among them Na plus will be having greater size than Mg2 plus, ठीक है। तीसरा, Mg will have greater size than Mg2 plus, Na will have greater size than Na plus। तो इन सब में Na प्लस से बड़ा भी है, Mg से भी बड़ा है, और Mg तो Mg2 प्लस से बड़ा है, तो Na उससे भी बड़ा हो गया, तो इट विल हैव द लार्जेस्ट साइज, है ना। क्लियर ना 23? सारी चीजें एक साथ रखो ना। सोडियम और मैग्नीशियम में किसका साइज ज्यादा होगा, जो ज्यादा लेफ्ट होगा, है ना, लेफ्ट जाने पर साइज बढ़ता है, तो सोडियम ग्रेटर देन Mg, ठीक है ना। दूसरा, न्यूट्रल एटम और कैटायन में कौन ज्यादा बड़ा होता है,
तो न्यूट्रल एटम ज्यादा बड़ा होता है ना, तो Na ग्रेटर देन Na प्लस। और Mg और Mg2 प्लस में कौन बड़ा होगा, तो Mg ग्रेटर देन Mg2 प्लस। और Na Mg से ऑलरेडी बड़ा है, तो Na Mg से भी बड़ा है, Na प्लस से भी बड़ा है, और Mg चूंकि इससे बड़ा है तो Na इससे भी बड़ा हो गया, तो Na सबसे बड़ा हो गया। सिंपल है अंकिता, क्लियर ना? चलो, ये था 23। आगे बढ़ते हैं 25। गार्गी वेट करो जरा, ये सारे क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर थ्योरेटिकल डाउट्स भी मैं ले लूंगा, है ना? नो प्रॉब्लम, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग, डोंट वरी। ठीक है पूर्वा, मैं क्वेश्चन सेकंड भी डिस्कस कर दूंगा, ये 25 कंप्लीट करके वापस 2 पे चले जाएंगे, ठीक है? टेंथ ऑलरेडी पूछा है क्या? हाँ, टेंथ पूछा है ना, तो टेंथ का आंसर इज बी, है ना? बी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था। चलो 25 फिनिश करके वापस से जाते हैं, जो भी पूछना रहेगा पूछ लेना, है ना? तनिष, कैन यू गिव द रेफरेंस? क्या तुम पूछ रहे हो? 4i वैल्यूज मींस 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसका क्या मतलब हो गया? व्हाट आर यू ट्राइंग टू आस्क? ओके, लेट मी कंप्लीट द 25th क्वेश्चन। 4 आयंस दिए हुए हैं, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट पूछ रहा है। सो इफ यू सी द पोजीशन पीरियोडिक टेबल में, न्यूट्रल एटम का पोजीशन में लिख रहा हूं, है ना? ये सारे पोजीशंस। अब इसमें देखो, लिथियम प्लस एंड बेरिलियम 2 प्लस। Ganesh, I know what is IE, that is ionization energy, but your question is not clear. 4 IE values क्या होता है? IE1, IE2, IE3, IE4 ये सब होता है। 4 IE values का मतलब क्या? चलो, तो यहां पर मैं बोल रहा था कि दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, है ना? सो आइसो इलेक्ट्रॉनिक में हम लोग जानते हैं कि द वन विच इज हैविंग लेस एटॉमिक नंबर विल बी ग्रेटर इन साइज, है ना? सो दैट्स वन थिंग। वैसा ही Mg2 प्लस एंड Al3 प्लस को अगर लेंगे, Mg2 प्लस विल बी ग्रेटर इन साइज देन Al3 प्लस। यहां पे लिखता हूं मैं इसको, Mg2 प्लस विल बी ग्रेटर इन साइज देन Al3 प्लस। अगेन आइसो इलेक्ट्रॉनिक का फंडा है, ठीक है? अब इसके अलावा और जो आयन दिख रहा है वो है K प्लस। तो K प्लस विल हैव कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आर्गन, है ना? दैट्स अनदर थिंग। अब इसमें से पूछ रहा है हाईएस्ट साइज का कौन सा होगा, तो डेफिनेटली आर्गन के कॉन्फ़िगरेशन वाला जो होगा दैट विल बी हाईएस्ट इन साइज। इज इट ओके? सो दैट्स व्हाई K प्लस विल बी हाईएस्ट इन साइज। अब उसको करना है लीस्ट में, तो Li प्लस और Be2 प्लस का ऑलरेडी कंपेरिजन किया हुआ है ना, तो Li2 प्लस और Be2 प्लस में Be2 प्लस इज स्मॉलर, सो D विल बी द आंसर। ओके, Li प्लस और K प्लस में कौन ज्यादा साइज का होगा नैन? Li प्लस से नीचे आ रहा है ना K प्लस, सो इट विल हैव ग्रेटर साइज ना। नहीं नहीं, एक्वस पड़ा होगा तो अलग बात है। नॉर्मल न्यूट्रल जो हम लोग गैसियस एटम बोलते हैं, Li प्लस विल बी लेस इन साइज देन K प्लस, है ना? वो एक्वस होता है तो अलग होता है, जब तक कुछ नहीं लिखा जाए। यहाँ पर हम लोग गैस फेज की बात कर रहे हैं, गैस फेज साइज की बात कर रहे हैं, ठीक है? वहां पर Li प्लस विल बी स्मॉलर देन K प्लस। एक्वस में पलट जाएगा, Li प्लस एक्वस विल हैव मोर साइज देन K प्लस एक्वस।
लेकिन वो हाइड्रेशन वगैरह कंसेप्ट आने के बाद हम लोग एक्वस मीडियम में पढ़ते हैं, वाटर के अंदर। चलो ये था अभी 25। अभी कुछ लोगों ने वापस जाने को मेरे को बोला था, और बोला था क्वेश्चन नंबर 211 बताने को। अनिश यार तेरा क्वेश्चन अभी भी मेरे को क्लियर नहीं हुआ, तू क्या पूछ रहा है? 4i वैल्यूज का मतलब क्या है? i1 i2 i3 i4 ये पूछ रहा है? ओके ठीक है। i4 का मतलब है तुमने 3 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी निकाल लिया, चौथा इलेक्ट्रॉन यू आर ट्राइंग टू रिमूव। ठीक है, दैट इज द मीनिंग। चलो 2 8 11 पे वापस से आ जाते हैं, ये 3 क्वेश्चन की डिमांड हुई है। तनिष बाकी कर लेते हैं, पहले मॉड्यूल का कर लेते हैं, फिर तेरे डाउट पे आ जाए, ठीक है? हाँ। सो ट्रांजिशन एलिमेंट कौन होता है? ट्रांजिशन एलिमेंट वो होता है जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में एंटर कर रहा हो। तो ये जरा ध्यान से देखो, और साथ में टेक्निकली क्या होना चाहिए ना, ट्रांजिशन एलिमेंट में एटलीस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी होना चाहिए। दैट इज द थिंग, ठीक है? तो यहाँ देखो क्या है ना, 4s2 के बाद 3d10 फिल हुआ होगा, और 3d10 के बाद 4p फिल होता है, तो ये p में लास्ट इलेक्ट्रॉन गया है, दिस कैन नॉट बी अ ट्रांजिशन एलिमेंट, है ना? वैसा ही यहाँ पर देखो 4p में लास्ट इलेक्ट्रॉन गया है, तो दिस कैन नॉट बी ट्रांजिशन एलिमेंट। यहाँ देखो 4s के बाद 3d फिल हुआ होगा, तो 3d में लास्ट इलेक्ट्रॉन गया होगा, तो दिस इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। एंड दिस वन इफ यू सी, इसमें डी में है ही नहीं, ये तो गया ही सीधा सीधा। चलो तनिष, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क योर क्वेश्चन। तनिष? यस सर। हाँ जी, पूछो क्या है? सर मतलब इधर लिखा है सर, जैसे द फर्स्ट 4 आयोनाइजेशन वैल्यूज ऑफ एन एलिमेंट इज ABCD, हाँ देन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हाँ, आर। तो सर ऐसे उसमें आंसर 4 होना चाहिए ना सर? नहीं नहीं नहीं, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना चाहिए ना, यू नीड टू सी कहाँ पे सडन जंप आ रहा है, ठीक है? हाँ जहां पर सर। बहुत ज्यादा जंप आ रहा है, इसका मतलब उसका ऑलरेडी इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आ चुका था, है ना? हाँ सर। तो ऐसा जहां पर आएगा वहीं से पहचान लोगे। मान लो तीसरे के बाद चौथे में बहुत ज्यादा जंप दिख रहा है, इसका मतलब 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, उसको निकालने के बाद ही इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गया था, ना? हाँ सर। ठीक है। अगर मान लो 2 के बाद अचानक से तुमको बहुत जंप दिख रहा है, बहुत ज्यादा चेंज दिख रहा है, बहुत ज्यादा राइज दिख रहा है, देन यू विल से कि हाँ 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे। दैट इज द मेथड, ठीक है? ऐसे तुमको 3 4 क्वेश्चन पूरे मॉड्यूल में मिल जाएंगे, है ना? पूरे मॉड्यूल में अगर देखोगे ना, इस पैटर्न के 3 4 क्वेश्चन मिलेंगे जहां आईई के कंसेक्यूटिव वैल्यूज दिए गए होंगे, तो वहां हाँ पर यही सर। देखना है कि सडन जंप कहां पे मिल रहा है। मतलब मान लो 200 300 500 और फिर 5000 लिख दिया, तो हाँ 500 सर। के बाद 5000 का होना ही जो सडन जंप है ना, बहुत ज्यादा, इसका मतलब उसका इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आ चुका है, ठीक है? यस सर। इस तरीके से इसको हैंडल करना है, ओके ना? ओके सर। चलो नैन। मतलब सर फिर भले अगर कभी 5 भी दिए होंगे, तो भी जिधर सडन जंप होगा तो उसको फिर हाँ 4 नहीं होंगे, 3 होंगे। हाँ हाँ हाँ, अच्छा ठीक है। सर। हाँ चलो सर, नैन, थैंक यू तुम सर। अपना क्वेश्चन पूछ लो। नैन। Sir, I'm हाँ जी, really sorry. Mine got cleared. वो मैं ionization energy से I was getting confused. रिपीट योर क्वेश्चन। So I was saying that lithium plus should be like the highest or the largest. It should have the बट यहाँ radius. साइज पूछ रहा है ना नैन, हाँ वी आर तो नॉट आस्किंग आयनाइजेशन एनर्जी। yeah. So तो sir, वी if it would be ionized, sir, if it would be ionization energy, then we could take lithium as the largest. Lithium plus. लार्जेस्ट नहीं बोलेंगे ना, हाईएस्ट आयनाइजेशन Highest. एनर्जी फिर भी विल बी फॉर लिथियम प्लस, इन बिटवीन लिथियम प्लस एंड के प्लस, बाकी कंपैरिजन फिर अलग से आएगा, है ना? हाँ. Okay. आयनाइजेशन एनर्जी वाइज Be2 प्लस विल हैव मोर आयनाइजेशन एनर्जी देन Li प्लस, साइज का इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है ना, तो फिर हाँ. ये कंपैरिजन पूरा उल्टा हो जाएगा, ठीक है? Yes, sir. सो And sir, हाँ
I had to ask something related to ionization energy only, but it's not about this module. So should I ask you now or later? Okay, you can ask me. You're on So mute, sir, you can ask me. yeah. So energy required to remove the second electron is not equal to energy required to remove 2 electrons, right? Yes. So the Because energy required to second, remove the energy required to remove 2 electrons will be equal to energy required to remove first electron plus plus second. energy required to remove second electron. So that Yeah. will be higher than the energy required to remove second Second. electron. Okay. So the energy required to remove second electron will be IE2, right? Yes. Okay. Thank you. Okay, चलो. ओके चलो अभी और जो क्वेश्चन पूछे गए थे 10 आई थिंक 11th पूछा गया था एंड और कौन सा था 11th पूछा है किसी ने चलो 11th ही देख लेते हैं पहले 8th भी अच्छा चलो ठीक है सोहम को सी ऑप्शन क्लियर नहीं है सोहम आज जब सीक्वेंस हम लोग फिल करने का देखते हैं तो 4s के बाद 3d फिल करते हैं ना तो 4s फिल हो चुका है उसके बाद 3d हुआ होगा तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया डी में ना दैट्स व्हाई इट इज ट्रांजिशन एलिमेंट ओके चलो 8th पूछा है किसी ने 8th देख लेते हैं देन वील सी 11th आल्सो in the fourth period में 3D की फीलिंग होती है 4D की नहीं होती है क्लियर है क्या अच्छा फोर्थ पीरियड में 4s फील होता है 3D फील होता है फिर 4p फील होता है तो 4D में कुछ फीलिंग ही नहीं होती है तो 0 ठीक है ट्रिकी क्वेश्चन था ओके चलो नेक्स्ट 11th किसी ने पूछा था अगेन आइसो इलेक्ट्रॉनिक पूछा है ना तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो अब जान गए अपन स्मार्ट हो गया है ना आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या है अभी के लिए सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस सेम कॉन्फ़िगरेशन भी होना चाहिए तो कार्बन के साथ पूछ रहा है तो कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना तो 6 इलेक्ट्रॉन किसके पास है Na प्लस के पास 10 इलेक्ट्रॉन होंगे क्योंकि Na के पास 11 होते हैं Al3 प्लस के पास भी 10 होंगे क्योंकि Al के पास 13 होते हैं O2 माइनस के पास भी 10 इलेक्ट्रॉन होंगे लेकिन N प्लस के पास 6 इलेक्ट्रॉन होंगे क्योंकि N के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो दिस इज द आंसर 11th जिसने भी पूछा था क्लियर है राघव ग्रुप नंबर अगर कुछ नहीं बोला जाए तो वी रेफर टू द मॉडर्न वन विच इज फ्रॉम 1 to 18 बट पर्सपेक्टिव भी देखना पड़ेगा इंटेंशन ऑफ द क्वेश्चन भी देखना होगा कभी कभी वो ग्रुप नंबर मेंशन करेंगे एंड इट विल बी लाइक 7A 7B ऐसा तो उस समय हम लोगों को वहां से लेना पड़ेगा बट इफ वी हैव टू रिपोर्ट द ग्रुप नंबर वी रिपोर्ट इट फ्रॉम द मॉडर्न वन विच इज 1 to 18 क्लियर राघव चलो अब कोई भी डाउट है तो पूछो मॉड्यूल के तो सारे क्वेश्चन आई थिंक कि मैंने कवर कर दिए व्हाटएवर यू हैव आस्क्ड स्पिन का कंसेप्ट ओके ये कंसेप्ट अच्छे अच्छे लोगों को क्लियर नहीं होता है इनफैक्ट आईआईटी ने कई बार सिखाया है लोगों को कि स्पिन का कंसेप्ट क्या होता है ये कहानी क्या है स्पिन का अच्छा पीरियोडिक टेबल में क्या यूज है और रिलेशन में क्या यूज है ठीक है तो मैं बहुत शॉर्ट में बता देता हूँ एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या तुम लोगों ने ये पढ़ा है कि तीन क्वांटम नंबर कहां से आया और चौथा कहां से आया डू यू नो दैट एटॉमिक स्ट्रक्चर में जब हम लोग सोलिंजर वेव इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो द सॉल्यूशंस वेर फाउंड टू बी क्वांटाइज्ड इन टर्म्स ऑफ 3 क्वांटम नंबर्स है ना ठीक है तो वहां से 3 क्वांटम नंबर आए लेकिन चौथा क्वांटम नंबर कहां से आया ये जो स्पिन क्वांटम नंबर है नहीं रुचिर ये चौथा क्वांटम नंबर वहां से अभी नहीं आया एनएलएम तो श्रोडिंगर से आ गए ना
because every solution was found to be quantized in terms of n, l and m. ठीक है, ये चौथा कहां से आया? एनीवन? ये चौथा स्पिन क्वांटम नंबर कहां से आया? स्टैन गेराल्ड्स एक्सपेरिमेंट, ठीक है, बहुत क्लियर नहीं है। देखो, दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे एंड सोडियम एटम्स पे कर रहे थे, देन दे गॉट सोडियम पे, फिर देन निकेल पे भी किया था, देन दे गॉट कि जहां पर उनको एक स्पेक्ट्रल लाइन मिलना चाहिए अल्टीमेटली, वहां पे भी उनको दो मिल रहा था। ठीक है, तो उन्होंने ये कंसेप्ट सोचा कि देयर मस्ट बी अ फोर्थ क्वांटम नंबर विच विल बी कॉल्ड स्पिन क्वांटम नंबर। ये उनकी अपनी सोच थी कि ये जो दो स्पेक्ट्रल लाइन है ना, दे आर रिप्रेजेंटिंग टू डिफरेंट स्पिन। ठीक है, ये उन्होंने ऐसा सोचा। उन्होंने वो जिसके अंडर में काम कर रहे थे उनको एक्सप्लेन किया, उसने भगा दिया कि नई चीजें ऐसी ऐसी नहीं सोची जाती है, कैरियर खराब हो जाएगा। ठीक है, फिर वो गए, देयर वाज अ साइंटिस्ट कॉल्ड वुल्फगैंग पॉली। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ा होगा ना? तो वो गए वुल्फगैंग पॉली के पास। पॉली वाज कंसिडर्ड टू बी वेरी स्मार्ट पर्सन एज वेल एज अ गुड लिसनर आल्सो। ठीक है, तो उन्होंने कहा ठीक है, मेरे को सुनो। उन्होंने ऐसा समझाया कि वी आर गेटिंग वेरेवर वी आर एक्सपेक्टिंग वन स्पेक्ट्रल लाइन, वी आर गेटिंग टू स्पेक्ट्रल लाइंस। तो वी अंडरस्टैंड दैट कि इट मस्ट बी ड्यू टू टू डिफरेंट स्पिन ऑफ द दीज टू इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ऐसा बोलने के बाद पॉली ने कहा नहीं, तुम्हारा बॉस राइट था, ये सब अलग चीजें, इनको मत ये करो, इनको लेकर आगे मत बढ़ो, टाइम भी खराब होगा, करियर भी खराब होगा। ठीक है, ऐसा करके उनको भेज दिया। एंड देन पॉली गेव द कंसेप्ट ऑफ स्पिन कि जब भी तुम्हारे पास दो इलेक्ट्रॉन होंगे इन द सेम सिस्टम, दे कैन नॉट हैव ऑल द सेम फोर क्वांटम नंबर्स। इफ दे आर इन द सेम ऑर्बिटल, दे मस्ट हैव टू different spin quantum numbers. One will be spin up, so another will be spin down. अब ये कहानी, पहली बात तो ये चोरी की कहानी है। ठीक है, वुल्फगैंग पॉली ने चोरी की थी। बाद में वो जो दो यंग साइंटिस्ट थे उनको भी रिकॉग्निशन दिया गया था, उनको भी समझा गया था कि हाँ ठीक है, उनसे चोरी की गई। बट हाँ, ये भी कहा जाता है कि अगर उन दोनों ने प्रेजेंट किया होता इस थ्योरी को, तो वो बहुत ही मैच्योर टाइप का होता। पॉली ने उसको बहुत ही मैच्योर्ड वे में प्रेजेंट किया। तो ये थोड़ी सी एक ट्रेजिक स्टोरी ऑफ साइंस है। लेकिन अपने काम का क्या है इसमें से? बाद में जब रिलेटिविस्टिक फॉर्म ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखा गया, उसको जब सॉल्व किया, देन इट वाज फाउंड टू बी क्वांटाइज्ड इन फोर क्वांटम नंबर्स। ठीक है, तो उसी में चौथा क्वांटम नंबर जो है वो स्पिन क्वांटम नंबर है, विच आर हैविंग टू पॉसिबल वैल्यूज, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ। ठीक है, अब ये स्पिन जो होता है इसको तुम डिफाइन नहीं कर सकते। देयर आर सम प्रॉपर्टीज लाइक मास, यू कैन नॉट डिफाइन मास। मास का क्या इफेक्ट होता है वो बता सकते हो, बिकॉज ऑफ मास वी आर गेटिंग पुल्ड बाय द अर्थ। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स वी आर गेटिंग, वी विल हैव मोमेंटम, ये सब कर सकते हो, बट यू कैन नॉट डिफाइन मास। ठीक है, तो सम प्रॉपर्टीज आर इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज विच कैन नॉट बी डिफाइंड। तो वैसे ही ये स्पिन जो है, दिस कैन नॉट बी डिफाइंड, बट इसके इफेक्ट दिख सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया, स्पिन क्वांटम नंबर विल हैव टू पॉसिबल वैल्यूज, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ। सो इसके कारण क्या होता है ना, दो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनकी सेपरेट आइडेंटिटी बनती है, इवन इफ दे आर पार्ट ऑफ सेम ऑर्बिटल। ठीक है, नाउ जब भी हम लोग बोलते हैं कि टू इलेक्ट्रॉन्स आर इन द, तो एक तो चीज ये हो गई कि एक ऑर्बिटल की कैपेसिटी फिक्स हो गई कि वन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मोर देन, कैन नॉट अकोमोडेट मोर देन टू इलेक्ट्रॉन्स, एंड दोस टू इलेक्ट्रॉन्स इफ दे आर having they are in the same orbital, they will be having opposite spin. Opposite spin का मतलब ये है कि उनका orientation जो होता है under the external magnetic field, they'll have different orientation of their orbital angular momentum. ठीक है, तो ये कहानी इतनी है। अभी इस चैप्टर में इसका क्या काम आएगा? तो whenever we are writing the electronic configuration within the same orbital, दो रूल होते हैं। एक तो ये होता है कि हंट्स रूल फॉलो करना है, और दूसरा पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉलो करना है। तो विद इन द सेम ऑर्बिटल इफ यू आर पुटिंग टू इलेक्ट्रॉन्स, दे विल बी हैविंग अपोजिट स्पिन, ये ध्यान में रखना है। दूसरा, हंट्स रूल जब फॉलो करोगे तो एट अ डीजेनरेट लेवल, डीजेनरेट लेवल का मतलब क्या? एनीवन? इफ आई से डीजेनरेट लेवल,
हैविंग सेम एनर्जी, है ना. सो एक सेम एनर्जी लेवल पे जितने ऑर्बिटल्स होंगे उनमें पेयरिंग तब तक स्टार्ट नहीं होगी जब तक कि सबके पास एटलीस्ट एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाता है. एंड एट द एंड ऑल द इलेक्ट्रॉन्स विच आर अनपेयर्ड मस्ट हैव पैरेलल स्पिन. ठीक है. तो ये कहानी हर्ट्ज रूल की है. तो ये दोनों रूल फॉलो करना है हर बार जब भी तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे. एंड दैट्स द रोल ऑफ कंसेप्ट ऑफ स्पिन इन दिस चैप्टर. ठीक है. स्पिन नंबर जैसा कोई टर्म नहीं होता है. स्पिन होता है एंड स्पिन मल्टीप्लिसिटी होती है. स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज 2 इंटू टोटल स्पिन प्लस 1. ठीक है. या फिर उसी को हम लोग बोल देते हैं टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्लस 1 सीधा. अगर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज 5. 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज 1. ठीक है. विजुअलाइजेशन तो भूल जाओ दिव्या, इसको इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं. इट इज द कंसेप्ट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स. क्वांटम मैकेनिक्स में जो भी होता है ना, यू कैन नॉट इमेजिन. दैट्स द ट्रेजेडी ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, कि तुम क्वांटम मैकेनिक्स की कुछ भी चीजें इमेजिन नहीं कर सकते हो बिकॉज योर इमेजिनेशन टेक्स द हेल्प ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स. तो क्वांटम मैकेनिक्स को मैथमेटिकली एनालाइज किया जा सकता है, इसको इमेजिन नहीं किया जा सकता है. तो कोई अगर स्पिन का मतलब ऐसा बोल दे ना कि क्लॉकवाइज घुमा, एंटी क्लॉक घुमा, तो अपोजिट स्पिन, ये कहानी फेक है. और इसको आईआईटी ने पूछा हुआ है. एडवांस का एक क्वेश्चन है जिसमें पूछा था ये प्लस हाफ माइनस हाफ क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं. एक ऑप्शन दिया प्लस हाफ क्लॉकवाइज माइनस हाफ एंटी क्लॉक. फिर बोला प्लस हाफ एंटी क्लॉक माइनस हाफ क्लॉकवाइज. फिर तीसरे में बोला प्लस हाफ माइनस हाफ कोई भी एंटी क्लॉक एंड क्लॉकवाइज स्पिन को शो कर सकता है. एंड चौथा बोला था these are two quantum mechanical states which have no classical analog. इसका मतलब ही था यू कैन नॉट इमेजिन इट. इसको स्पिन नाचा दाएं नाचा बाएं नाचा से नहीं कर सकते हैं. स्पिन का मतलब वो लिटरल स्पिन नहीं ले सकते हैं. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये एक क्वांटम मैकेनिक्स का कंसेप्ट है विच यू कैन नॉट इमेजिन. क्वांटम का मतलब वेरी स्मॉल, बट क्वांटम मैकेनिक्स का मतलब ये नहीं है. क्वांटम मैकेनिक्स तुमको बताया होगा ना एटॉमिक के एंड में. एक काम करना, यूट्यूब चैनल का लिंक मिल जाएगा तुमको मेरा, उसमें जाके एटॉमिक स्ट्रक्चर के लास्ट लेक्चर्स देख जाना. ठीक है. यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर. आई विल गिव यू द लिंक. ओके, आई विल सेंड यू द लिंक. ठीक है. डोंट वरी अबाउट दैट. हाँ जी, अभी मैं दे देता हूँ, तो जस्ट वेट. इसमें एडवांस स्पेसिफिक थोड़े से एक दो लेक्चर बाकी रह गए हैं, वो मैं तुमको बता दूंगा. बट बेसिक जो है ना, वो तुमको मिल जाएगा यहाँ पे. ठीक है. हाँ जी, बहुत सारे लेक्चर मिलेंगे. जस्ट एक बार गो थ्रू दैट चैनल. लेट मी सी. चलो, दिस इज द चैनल. प्रांजय, तेरे पास ऑलरेडी है ये? हाँ जी रुचिर, they are just representing कि they are having different identity within the same, even if they are part of the same orbital, but you cannot imagine the classical analog of this spin concept, है ना. चलो जी, अभी
भी अब क्या, अरे तनिष ऐसा पूछेगा तू डी ऑर्बिटल पूरा बता दो, ऐसा कैसे बताऊंगा मैं? डी ऑर्बिटल में क्या नहीं आता ये पूछना। डीजेनरेसी का सिंपल मतलब है ऑल दोज ऑर्बिटल्स व्हिच आर हैविंग सेम एनर्जी विल बी कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल, एंड एट अ गिवन लेवल द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट विल बी कॉल्ड द डीजेनरेसी ऑफ दैट एनर्जी लेवल। ठीक है, अर्नब क्लियर है क्या? हाँ जी, मैं 2010 का पास आउट। हाँ जी, अपना लोकल वाला आईटी जो है ना, यही अपना लोकल वाला है ना आईटी, उसी से। चलो ओके, इनफ अबाउट मी। डीजेनरेसी, ठीक है, मैं बता देता हूँ। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आईटी का पूछा था, तुम्हारे मॉड्यूल में भी मिलेगा। क्या पूछा था कि हाइड्रोजन में, ये एग्जांपल बता देता हूँ, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। हाइड्रोजन में सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, हाँ जी, लोकल वाला आईटी का मतलब आईटी बॉम्बे ही होता है ना, अपन तो सब मुंबई के ही है ना। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की डीजेनरेसी बोला था कि is having degeneracy equals 18। ध्यान से देखो, बताओ जरा, सेकंड एक्साइटेड स्टेट की डिजेनरेसी हाइड्रोजन की कितनी होगी? हाँ जी तने, वट एवर यू हैव रिटन दैट इज राइट। देखो डिजेनरेसी 9 होगी, ये दिया हुआ था और बोला था H माइनस का बताओ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का डिजेनरेसी कितना होगा। ठीक है, तो वी आर टॉकिंग अबाउट टू डिफरेंट सिस्टम्स। ठीक है, नाउ पहली बात है कि हाइड्रोजन इज अ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो हाइड्रोजन में जो हम लोग बोलते हैं ना, एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन एन। तो 1s यहां होगा तो 2s और 2p के 3 सब एक लेवल पे होंगे, तो इसलिए यहां पर दिस इज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फिर 3s 3p के 3 और 3d के 5 सब एक साथ होते हैं। ठीक है, ये 3d के 5 है, ये 3p के 3 है। ठीक है, तो ये सब सेम लेवल पे, तो दिस इज ग्राउंड स्टेट। तो पूछे ग्राउंड स्टेट की डिजेनरेसी, तो 1, देयर आर नो मल्टीपल ऑर्बिटल्स। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब द एनर्जी स्टेट जस्ट अबव ग्राउंड स्टेट। जैसे अपन ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर बोलते हैं ना, वैसी कहानी एनर्जी लेवल पे है। ठीक है, तो इसकी डिजेनरेसी पूछे तो हम लोग क्या बोलेंगे, 4 हो जाएगी, है ना। इसके लिए 1 ही है, देयर इज नो मल्टीपल ऑर्बिटल्स। इसकी डिजेनरेसी पूछेगा तो देखो 9 होगा, दिस इज द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। ये होता है सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में। दिस इज अबाउट हाइड्रोजन, है ना, और स्पीसीज लाइक हाइड्रोजन, लाइक Li2+, हीलियम प्लस, इन सब में। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट का मतलब द वन विच इज नॉट हैविंग द लीस्ट एनर्जी। इज इट ओके रंजय? नाउ जब हम लोग मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में जाते हैं तो ये कहानी अलग हो जाती है। तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में N+L रूल लगता है ना, ये बताया होगा N+L रूल। एंड दैट्स व्हाई 1s तो ग्राउंड स्टेट रह गया, लेकिन इसके ठीक ऊपर सिर्फ 2s आएगा, 2p यहां पे चला आएगा। एंड दैट्स व्हाई यहां पर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट जो है उसकी डिजेनरेसी भी 1 है, और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट जो है, ES लिख रहा हूं मैं अभी के लिए, उसकी डिजेनरेसी सिर्फ 3 रह गई। बाकी ऊपर जाएंगे, 3s इससे ऊपर आता है ना, फिर 3p के 3 आएंगे, फिर 4s आएगा, और फिर 3d के 5 आएंगे ना। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ डिजेनरेसी। इज इट ओके? हाँ, तो अबव रूल जो बोला है, अबव रूल इज सिंपल रूल की जो सबसे नीचे है उसको पहले फिल करना है। तो ये नहीं है कि उसमें N+L रूल ही है। N+L rule will be applied for multi-electron system while applying the above rule. N rule will be followed
while applying the above rule for single electron system. ठीक है, फिर से बता रहा हूं मैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन n, है ना, -13.6 into Z square by n square. That is the formula for energy of any energy level. तो इसमें सिर्फ n है सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में, जो बोर ने भी दिया था, है ना. लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में वी नीड टू फॉलो n+l रूल, जिसमें बोलता है कि n+l ज्यादा तो एनर्जी लेवल ज्यादा, n+l कम तो एनर्जी लेवल कम, n+l सेम देन द वन विच इज हैविंग ग्रेटर n विल हैव ग्रेटर एनर्जी, है ना. तो दैट इज n+l रूल. तो n+l रूल फॉलो करते हुए सबसे कम एनर्जी 1s की आएगी, लेकिन 2s की एनर्जी 2p से कम हो जाएगी, है ना. तो इसलिए जस्ट अबव द ग्राउंड स्टेट विल बी ओनली 2s, 2p उससे भी ऊपर चला जाएगा, एंड दैट्स व्हाई it will be called second excited state. Is it okay? Shravani, अभी समझ में आया क्या जो मैंने बोला? गार्गी 2s is 3 कहां लिखा है मैंने? 2s का एक ही ऑर्बिटल है और उस लेवल पे डिजेनरेसी इज 1. टू पी के 3 ऑर्बिटल होते हैं ना, 2px 2py 2pz. देयर आर 3 ऑर्बिटल्स फॉर 2p सबशेल ना. हाँ, अभी समझ में आ गया. चलो, एनी अदर थिंग? Any other thing you want to ask? अरमान, कौन से जमाने में जी रहा है तू? बोर तो कब का रिजेक्ट हुआ. बोर वाज बेस्ड ऑन क्लासिकल मैकेनिक्स, एक क्वांटम का बाईपास किया गया था ना, है ना. बोर को तो वहीं पर रिजेक्ट कर दिया गया था बिकॉज इट वाज बेस्ड ऑन क्वांटम मैकेनिक्स, और क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के हिसाब से वो चीज मतलब बोर की थ्योरी में दो प्रॉब्लम आई. पहला तो एक हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आया, जिसकी वजह से बोला गया कि बोर ने क्या किया था, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस भी बता दिया था और वहां पर उसकी स्पीड क्या होगी वो भी बता दिया था. हाइजेनबर्ग ने क्या बोला, यू कैन नॉट डिटरमाइन बोथ ऑफ देम साइमल्टेनियसली, है ना. इट इज इम्पॉसिबल टू असर्टेन द मोमेंटम एंड पोजिशन ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीसीज और एनी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल साइमल्टेनियसली, है ना. तो वहां फेल किया. दूसरा, उन्होंने डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, वेव नेचर को इनकॉर्पोरेट नहीं किया था, है ना. इनडायरेक्टली किया था थोड़ा सा, जब उन्होंने MVR इक्वल्स NH/2π लिखा था तो किया था, लेकिन कंप्लीटली नहीं किया था, है ना. सो दैट्स व्हाई इट वाज रिजेक्टेड, है ना. एक ने पूछा ट्रांजिशन एलिमेंट एक्सप्लेन करो, और दूसरा ने पूछा है शील्डिंग इफेक्ट ऑफ आयरन 2+. शील्डिंग इफेक्ट ऑफ आयरन 2+ का मतलब क्या? ओके, पहले मैं ट्रांजिशन एक्सप्लेन कर देता हूँ. ट्रांजिशन में taught that that light is an electromagnetic radiation, then why doesn't light get diffracted when? ओके, ये तुमको पढ़ाया जाएगा पूरा दिव्या. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तुम्हारा पूरा एक चैप्टर है फिजिक्स में, ठीक है. तो वहां पर जाके इसको अच्छे से पढ़ाया जाएगा, ठीक है. अभी मैं डिटेल में जाऊंगा, आधी चीज से अधिक चीजें तुमको समझ में नहीं. जेड इफेक्टिव बता दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले ट्रांजिशन एलिमेंट समझ लेते हैं. ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं? तो पहली बात, इनका नाम ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों रखा गया, ठीक है. तो जस्ट इफ यू सी, सबसे पहले जो मैंने तुमको
यहाँ पे नहीं दिया है आई थिंक, हाँ देखो ये हमारा पीरियोडिक टेबल है ना, और ये लेटेस्ट पीरियोडिक टेबल है जो एनसीईआरटी में नहीं है। ये आईयूपीएससी की वेबसाइट पे जाओगे तो यू विल बी गेटिंग दिस पीरियोडिक टेबल, ठीक है। नाउ क्या फर्क है, पहली बात एनसीईआरटी में जरा ढूंढना, देयर इज वन एलिमेंट जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीटली रॉन्ग दिया हुआ है, मतलब एटॉमिक नंबर टोटल करोगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बेस्ड ऑन द गिवन कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो वो रॉन्ग दिया हुआ है इन द गिवन पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो वो ढूंढोगे जरा, और वो एफ ब्लॉक में, ठीक है, एक कॉन्फ़िगरेशन ही गलत दिया हुआ है। दूसरी चीज है, यहाँ देखो ये 113, यू सी दिस 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 एंड दिस, इन चारों के नाम वहां पर यू यू टी यू यू पी यू यू एस यू यू ओ ऐसा लिखा होगा, मतलब वो 100+ वाले जो एलिमेंट्स होते हैं उनके नोमेनक्लेचर बेस्ड ऑन आईयूपीएसी दिया हुआ है। लेकिन 2016 के बाद ये फाइनलाइज कर लिया गया था कि ये चारों एलिमेंट जो है वो जो लैब में बनाए गए हैं वो ऑथेंटिक है, और उनके नोमेनक्लेचर का राइट उस कंट्री को दिया जाता है जिनका ऑथेंटिक ऑथेंटिक क्लेम आता है। लाइक नियोनियम नाम दिया गया बिकॉज जापान की एक लैब ने इसको बनाया था सक्सेसफुली, तो उस क्लेम को माना गया, आईयूपीएससी ने रिकॉग्नाइज किया, एंड देन जापान को ये राइट दिया कि आप इसका नाम रख सकते हैं, तो उन्होंने इसका नाम निहोनियम रखा। देखो यहाँ तक जो है ना, यहाँ तक अप टू ग्रुप नंबर 17 देखो कि ईएम ईएम सफिक्स लगाया जाता है। सो यहाँ भी निहोनियम मॉस्कोवियम ये नाम दिया गया, ठीक है। तो ईएम लगाया गया। निहोन जो होता है दैट इज अ जापानीज वर्ड फॉर द वर्ड जापान इटसेल्फ, और इसका मतलब होता है द लैंड ऑफ राइजिंग सन। तो उन्होंने दे आर पैट्रियोटिक, तो उन्होंने अपने कंट्री के नाम पे रखा कि कहा हम लोगों ने निहोन रखा है, ठीक है। वन थिंग इस मैं एक्सप्लेन करूंगा लैंथेनम वाला पार्ट भी, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। सो दैट इज वन पार्ट। मॉस्कोवियम मॉस्को के नाम पे रखा गया, टेनेसिन टेनेसी के नाम पे रखा गया, ऑर्गेनाइजेशन एक साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया, प्रोफेसर यूरी ऑर्गेनाइजेशन थे, इनके नाम पर ऑर्गेनाइजेशन रखा गया। लास्ट में देखो आई एन लगता है, फ्लोरीन क्लोरीन वैसे ही टेनेसिन है, और ये इनर्ट एलिमेंट्स में हीलियम के अलावा नियॉन आर्गन ऑन लगता है, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन रखा गया, ठीक है। दैट्स वन डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस जो है मैंने बताया, यहां पर देखो ये लैंथेनम से ल्यूटेशियम तक पूरा का पूरा नीचे रखा गया है, और एक्टिनियम को इधर रखा गया है, जो कि तुम लोगों ने अभी जस्ट किसी ने पूछा भी। सो एज पर एनसीईआरटी लैंथेनम इज द पार्ट ऑफ डी ब्लॉक, एक्टिनियम इज द पार्ट ऑफ डी ब्लॉक, एंड सीरियम से ल्यूटेशियम एंड थोरियम से लॉरेंशियम ये एफ ब्लॉक के मेंबर है। नाउ अब एक प्रोजेक्ट चल रहा है ऑलरेडी आईयूपीएससी में जिसको फाइनलाइज नहीं किया गया है। इन दैट प्रोजेक्ट दे आर कंसिडरिंग वेदर लैंथेनम टू 57 टू 70 एफ ब्लॉक में रखा जाए या 58 टू 71। सिमिलरली 89 टू 102 रखा जाए या 90 टू 103, बट दैट इज ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, तो उस पर मुहर नहीं लगी है। तो अभी के लिए यू नीड टू कंसिडर कि 58 से 71 जो एनसीईआरटी का वर्जन है दैट इज एफ ब्लॉक, and 90 से 103 that is F block. Lanthanum and actinium are part of D block only. But all of these are part of third group only. Is it okay? बहुत सारे क्लेम किए जाते हैं, बहुत सारे अपडेट्स आते हैं ना, इसलिए दे विल बी बहुत सारे चेंजेस आए हैं ना। आज तक तुम बोलोगे पहले दिन से क्यों चेंज आया, तो चेंज इज द पार्ट ऑफ लाइफ है ना, तो चेंज तो होता रहेगा। ओके, अभी एक एक करके देखते हैं और क्या क्या पूछा है। रॉन्ग थिंग क्या बोला था मैंने, देयर इज अ कॉन्फ़िगरेशन गिवन रॉन्ग इन एनसीईआरटी, वो तुम लोग ढूंढोगे एफ ब्लॉक का कोई एलिमेंट है, ठीक है। उसमें क्या है, एटॉमिक नंबर टोटल देखोगे और फिर कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे ना, इट विल बी डिफरेंट। सो दैट इज डेफिनेटली रॉन्ग। थोड़े बहुत आगे पीछे होते हैं, लेकिन एटॉमिक नंबर से टोटल इलेक्ट्रॉन तो मैच करना चाहिए ना कॉन्फ़िगरेशन में। दैट थिंग इज नॉट गोइंग टू मैच गिवन इन द एनसीईआरटी। तो एफ ब्लॉक का एक एलिमेंट है, वो ढूंढ के रखोगे, ठीक है।
रेडियो एक्टिव एफ ब्लॉक में सारे के सारे रेडियो एक्टिव है, एफ ब्लॉक में सॉरी एक्टिनाइड्स में सारे के सारे रेडियो एक्टिव है, लैंथेनाइड में ओनली प्रोमेथियम इज द रेडियो एक्टिव। ये तो बताया गया होगा ना स्टार्ट में एफ ब्लॉक के ये में, नहीं बताएगा तो जान लो। अमंग लैंथेनाइड्स ओनली प्रोमेथियम इज रेडियो एक्टिव, अमंग actinides all of them are radioactive. ट्रांजिशन एलिमेंट पे अब वापस आते हैं, ठीक है, उसी के लिए टेबल लगाया था ना। देखो अगर ऐसे बोले तो वी शुड फॉलो द IUPAC वाला लेटेस्ट, बट तुमको मैंने दोनों की कंपैरिजन बता दी ना, कहाँ कहाँ पर क्या क्या देखना है। तो 4 नए एलिमेंट के नाम अपडेट कर दिए गए इसमें लेटेस्ट वाले में। ये वाला पार्ट अभी भी एनसीईआरटी के हिसाब से ही चलो, क्योंकि ये ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है कि लैंथेनम को इधर रखना है कि नहीं रखना है, एक्टिनियम को इधर रखना है, ठीक है। ओके, चलो अब आते हैं ट्रांजिशन पे। ट्रांजिशन नाम क्यों रखा गया था पहले? हाँ जी, व्हाट यू आर आस्किंग जतिन इज राइट, ठीक है। चलो ओके, सो नाउ मैं ट्रांजिशन पे आ जाता हूँ। ट्रांजिशन क्यों नाम रखा गया था? क्योंकि इससे पहले डी ब्लॉक से ठीक पहले जो देखो मेटल्स हैं, दे आर वेरी वेरी एक्टिव, एंड उसके ठीक बाद जो एलिमेंट्स आते हैं दे आर नॉट वेरी मच एक्टिव, दे आर वेरी लेस एक्टिव, एंड दैट्स व्हाई हम लोग बोलते हैं कि जब हम लोग यहाँ से वेरी एक्टिव मेटल्स से वेरी लेस एक्टिव मेटल्स की तरफ जा रहे हैं, तो इन दैट ट्रांजिशन इज हैपनिंग when you are crossing these elements, and that's why these were called transition elements. ये पहला पॉइंट था नाम देने का, ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट था। लेकिन बाद में इसका एक टेक्निकल डेफिनेशन दिया गया, एंड दैट डेफिनेशन इज कि ट्रांजिशन एलिमेंट उसको बोलेंगे जिसके न्यूट्रल या फिर एटलीस्ट वन ऑफ द नेचुरली फाउंड कैटायन में एटलीस्ट वन इलेक्ट्रॉन, वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शुड बी देयर इन देयर डी ऑर्बिट, ठीक है। क्या मैंने बोला? आइदर इन द न्यूट्रल एटम और वन ऑफ naturally found cation में there should be at least one unpaired electron in d orbital, ठीक है। तो जैसे इफ वी टेक स्कैंडियम, ऑलरेडी इसका कॉन्फ़िगरेशन Ar4s2 एंड 3d1 है ना, ये ट्रांजिशन है। कंफ्यूजन कहां आता है? जहां मान लो 3d10 हो गया, जैसे Cu का कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 4s1 3d10, डी में इलेक्ट्रॉन्स तो हैं लेकिन सबके सब पेयर्ड है, तो यहां से तो ये ट्रांजिशन नहीं बन रहा है, बट इसका नेचुरली फाउंड कैटायन इज Cu+ एंड Cu2+। तो Cu+ में अगर जाएंगे तो अगेन यू विल हैव आर्गन 3d10, नॉट सेटिस्फाइंग, बट Cu2+ में जैसे ही जाएंगे आर्गन 3d9 हो जाएगा ना। नाउ दिस इज हैविंग वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, है ना। सो दैट्स व्हाई CuAgAu को भी हम लोग ट्रांजिशन लेते हैं। बट व्हेन वी टॉक अबाउट ZnCdHg, जैसे Zn ले लिया, तो Zn का कॉन्फ़िगरेशन जो है वो है आर्गन 4s2 3d10, नॉट सेटिस्फाइंग। देन Zn2+ is argon 3d10, not satisfying. So technically speaking, ZnCdHg are not considered to be in transition elements even if they are part of D block. Clear a point? इसलिए बहुत सारी प्रॉपर्टीज देखोगे ZnCdHg की इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर D block elements. So technically ZnCdHg are part of D block, but they are not considered to be transition elements. Is it okay? Sahil, what you are asking is also right.
सीमांता अनम्यूट करना है, ओके। हाँ जी, डी एंड एफ ब्लॉक अलग से पढ़ना है, हाइड्रोजन एंड एस ब्लॉक एलिमेंट्स अलग से पढ़ना है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स अलग से पढ़ना है। ये पूरा पीरियोडिक टेबल तुमको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अलग से पढ़ना है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। सीमांता, यू वांट टू स्पीक समथिंग? ओके, यू कैन स्पीक। सर हाँ। सर आपने एक एक्सेप्शन बताया सर। सर वो लैंथेनाइट वाला, लेकिन सर तो लैंथेनाइट तो डी ब्लॉक एलिमेंट को बिलोंग करता है, क्योंकि सर ने हम लोग को नोट्स में एक्सेप्शन लिखा था सर ने। अरे सर तूने एक्सेप्शन लैंथेनाइड बोला, लैंथेनम एलिमेंट है, लैंथेनाइड कोई एलिमेंट नहीं है ना। लैंथेनाइट सीरीज होता है, लैंथेनम। लैंथेनाइड सीरीज जो है ना वो 58 से 71 है ना, दोज आर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बट दे आर स्टिल द पार्ट ऑफ थर्ड ग्रुप, ये बोला होगा ना। हाँ सर, Lanthanum is D block element. Lanthanides are F block elements. Okay. यस Actinium is सर। D block element. Actinides are F block elements. Okay? एक्टिनाइट सीरीज, लैंथेनाइट सीरीज। हाँ, those are F block elements. Okay. सर ठीक है, चलो। Sir, ओके सर। हाँ जी, sir, please write the Z effective of iron and iron 2+ no. पूरा रूल फॉलो करना है। Sir, I got little confused. पहले तो कॉन्फ़िगरेशन पूरा लिखना होगा ना। Yes, मैं sir. चलो मैं लिखता हूँ। Fe2+ बोला ना। Sir, Fe का भी और Fe2+. चलो ठीक है, चलो Fe का ही लिख देते हैं। Fe के लिए लिखोगे पूरा आर्गन का पहले लिखना होगा ना, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 देन 4s2 फिर 4p नहीं, फिर 3d पे आएंगे, Sir, 3d6 3D. है ना। 6. ठीक है, इसके बाद जब हम लोग इसको अरेंज करते हैं, अब देखो तुम सीधा बोलोगे ना शील्डिंग के लिए तो वो नहीं आएगा, तुमको किस इलेक्ट्रॉन पे, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे जानना है या 3d के इलेक्ट्रॉन पे जानना है, दैट विल बी द क्वेश्चन। ठीक है, तो इफ यू वांट टू नो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तो दैट इज 4s का इलेक्ट्रॉन, 3d के Yes. इलेक्ट्रॉन करोगे तो 3d का इलेक्ट्रॉन है ना। तो सर ऐसे अलग से भी होता है क्या, अगर 3D का हाँ, देखना तुमको हो 4? जब रेडियस डिसाइड करते हो तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का, लेकिन कभी कभी पूछेगा 3d इलेक्ट्रॉन पे लगने वाले इसका बताओ, स्क्रीनिंग कांस्टेंट पूछ सकता है या फिर जेड इफेक्टिव पूछ सकता है ना। तो फिर 4s2 को कंसिडर नहीं करने का? तो 4s को नहीं कंसिडर क्योंकि वो आउटर हो गया ना। हाँ सर। ठीक है, दैट इज द सिंपल। ओके, ओके सर। चलो। सर एक्चुअली मेरा नेट चला गया था, आपको एक्सेप्शन रिपीट कर सकते हो अपने जो आवाज नहीं क्लियर आ रही है। आपको एक्सेप्शन रिपीट कर सकते हो ऐसे एक और कॉपर का जो आपने एक्सप्लेन किया। ये मैंने क्या बोला कि इफ यू सी कॉपर के केस में, कॉपर इटसेल्फ डजंट हैव एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन 3d, कॉपर प्लस इज नॉट आल्सो हैविंग एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन 3d, बस कॉपर 2+ इज हैविंग, है ना। 3d 9 होने का मतलब हो गया 4 पेयर रहेंगे और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा ना। क्लियर है ये? 3d 9 लिखेंगे कॉन्फ़िगरेशन, तो हाउ टू राइट, इफ यू सी 3d 9 कैसे लिखेंगे, 5 ऑर्बिटल्स हैं, सो विल राइट वन बाय वन, है ना। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गया है ना। सो दैट्स व्हाई कॉपर विल आल्सो बी कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। बट जिंक का जो नेचुरली फाउंड केटायन है Zn2+ या जिंक इटसेल्फ, they are not having any unpaired electron in 3d, है ना। That's why zinc is technically not a transition element, even if it is the part of D block. Okay, चलो अभी क्लोज करें, नेक्स्ट कोई सेशन रहेगा तो फिर से बाकी चीजें हम लोग कवर कर लेंगे ना। चलो ओके, बाय एवरीवन।